Bhutan for life, or we can say that paradise on earth, a place which is perfect combination of peace, purity, and beauty. In this video, we are discussing related to Bhutan's environment, topic like carbon footprint, biological corridor, clean Bhutan, green Bhutan initiative, and gross national happiness index. तो इन कुछ टॉपिकों को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, subscribe हमारा अपडेट चैनल for more environmental related discussion and hit the bell icon. This is Raghu. Let's begin. तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू भूटान. भूटान क्या है कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे लोकेट करता है. ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में पाया जाता है. इसका जो एरिया है वो बहुत स्मॉल कंट्री है. आप देख सकते हो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका लैंड एरिया है. पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ही कम है. अपनी इंडिया की बहुत सी सिटियों की पॉपुलेशन से भी बहुत कम है. 7 लाख के समथिंग अप्रोक्स यहाँ पे लोग हैं. और इसका जो रूरल एरिया है उसमें मतलब रूरल जो एरिया में जो पर्सन रहते हैं 62% रूरल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं और 37% अर्बन एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन है. और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की बहुत ही कम है. आप देख सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी है 19% पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 19 लोग एग्जिस्ट करते हैं. एवरेज है ये. मतलब ऐसा नहीं कि हर लोकेशन पे यही होगा. बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है. मानसून काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे. क्लाइमेट काफ़ी सही है. तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है बेसिकली? तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड प्रोड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है. मतलब जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, लाइक हमें सीमेंट चाहिए तो सीमेंट फैक्ट्री हो गया. फिर फैब्रिक हमें क्लॉथ चाहिए था तो क्या क्लॉथ जो फैक्ट्री है उनमें जो क्लॉथ बनने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहीं ना कहीं कोल प्लांट बर्न होके इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उनको. या फिर कोल बर्न करके हम सीमेंट फैक्ट्री को रन कर रहे हैं. या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया अपना. तो हर जगह क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है और कहीं ना कहीं हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यही है ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम फूडिंग मतलब खाना बनाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं. और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं हम टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हम टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इसको मेजर करेंगे. लाइक 2 मिलियन टन्स CO2 एमिट किया किसी कंट्री ने. अब बात करते हैं भूटान इज कार्बन न्यूट्रल. तो न्यूट्रल की सबसे पहले बात कर लेते हैं. न्यूट्रल मतलब क्या है कि भूटान जितना प्रोड्यूस करता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रोड्यूस करता है उतना ही उसको सिंक एब्जॉर्ब कर लेता है. अब एब्जॉर्ब करने के तरीके क्या होते हैं देखिए. या तो ओशियन हो. ओशियन बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर है. उसके अलावा फॉरेस्ट. तो नेपाल भूटान के पास में सी तो है नहीं, तो उसके पास बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट कवर है. फॉरेस्ट कवर कितना है? 72% ऑफ टोटल एरिया. मतलब उनका जो टोटल एरिया उसको 72% में सिर्फ फॉरेस्ट ही है. अब इतना मतलब काफ़ी रिच फॉरेस्ट मतलब बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे. अब कितना CO2 एमिट करते हैं ये? 2.2 मिलियन CO2 एमिट करते हैं पर ईयर भूटान. और कितना सिंक होता है, कितना एब्जॉर्ब करता है? 6.3 मिलियन. तो आप देख सकते हो कि जितना एमिट करता है उसके 3 टाइम्स तो एब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, कार्बन नेगेटिव. और भूटान ने खुद को पहले कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर किया था, बट अब वो क्या है, कार्बन नेगेटिव कंट्री है. और ये बहुत सी डेवलप्ड कंट्री की हेल्प करता है कार्बन को सिंक करने में, क्योंकि सभी तो प्रोड्यूस करते हैं, सभी कार्बन पॉजिटिव कंट्री हैं. मतलब जितना वो सिंक करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं. अभी हम इंडिया की डेटा भी देखेंगे, बाकी अदर कंट्री की भी डेटा देखेंगे. और अच्छा, इसके लिए देखो यहाँ पे एक यहाँ की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे वो हाइड्रो पावर से करेंगे. वो कोल प्लांट नहीं लगाएंगे, कोल थर्मल प्लांट नहीं लगाएंगे. 100% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो हाइड्रो पावर से हो रही है ना. और अब हम बात करते हैं इंडिया कार्बन फुटप्रिंट के बारे में. तो पहले इंडिया का फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं. 21.67% ऑफ टोटल एरिया. और भूटान का कितना था? 72%. तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू भूटान तो बहुत ही कम है. और यहाँ पे जो टोटल एमिशन है वो कितना है? 2529 मिलियन टन्स. आप ये डेटा देख लो. और भूटान का जो डेटा था वो देखो 2.2 मिलियन. तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा एरिया भी है और हम काफ़ी डेवलप्ड भी हैं. इस वजह से ये CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा है. और बाकी कंट्रियों की हालचाल भी देख लेते हैं. इसमें देखो सबसे जो ये 2017 का डेटा है. चाइना प्रोड्यूस करता है 9,000 मिलियन टन पर ईयर. यूनाइटेड स्टेट लगभग 6,000. इंडिया थर्ड नंबर पे है.
और इनका परसेंटेज वाइज देखें तो चाइना जितना भी ग्लोबल एमिशन है उसका 27% तो ओनली चाइना ही प्रोड्यूस कर देता है, बाकी 14% यूनाइटेड स्टेट। तो इस तरह के हम, और इंडिया कितना करता है 7% ऑफ टोटल एमिशन, मतलब 100 में 7% तो इंडिया ही एमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो टॉप 15 कंट्री हैं वो लगभग ग्लोबल एमिशन का 70% वही प्रोड्यूस करते हैं, 77%। तो अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, एक्चुअली भूटान में ऐसा क्या है, यहाँ की देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया है। द गवर्नमेंट सेल इंश्योर दैट इन ऑर्डर टू कंजर्व द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, अ मिनिमम of 60% of Bhutan total land shall be maintained under forest for all time। तो इनकी जो गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया था, किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतना बोल्ड स्टेप लेना किसी भी कंट्री के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए इसके डिसीजन को लेने के लिए। तो उसमें क्या है 60% यहाँ पे हमेशा फॉरेस्ट बना रहेगा, कितनी भी डेवलपमेंट करें तो फिर भी यहाँ पे 60% हमेशा फॉरेस्ट कवर बना ही रहेगा फॉर ऑल टाइम। और ये मेंशन कहाँ पे है, ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 में सेक्शन 3 के अंडर ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे हम हमेशा फॉरेस्ट कवर बना के रखेंगे। और ये देखो एक द गार्डियन का आर्टिकल है, भूटान हैज़ मोस्ट एम्बिशियस प्लेस एट द पेरिस क्लाइमेट समिट। तो भूटान ने खुद जो पेरिस क्लाइमेट समिट थी उसमें खुद बोला था कि हम हमेशा कार्बन न्यूट्रल रहेंगे, और ये मतलब बिग डिसीजन था। और यहाँ की अब बात करते हैं यहाँ के जो पीपल हैं वो कैसे बिहेव करते हैं नेचर के लिए। अब यहाँ के लोग भी काफ़ी नेचर लवर हैं। अब ये आर्टिकल है गिनीज बुक का साइट पे आप जाएंगे तो ये मिलेगा। 100 वॉलंटियर प्लांट्स 49,000 ट्रीज़ इन 1 आवर। जस्ट 1 घंटे में यहाँ के 100 वॉलंटियर ने 49,000 अप्रॉक्स 50,000 ट्री लगाए। तो ये शो करता है कि यहाँ पे लोग कितना नेचर को मतलब लाइक करते हैं। इसकी एक वीडियो क्लिप भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन की है। और यहाँ की स्पिरिचुअल मतलब कल्चरल एक्टिविटी भी कुछ लिंक होती है नेचर के थ्रू। जैसे ये एक मतलब एक न्यूज़ है, 10,000 ऑफ पीपल टर्न अप टू हेल्प सेलिब्रेट प्रिंस जिग्मे नामगेल वांगचुक्स बर्थ बाय प्लांटिंग 1,08,000 ट्री सैम्पलिंग। तो यहाँ पे जब इनका ये 5th किंग है, जब इनके एक बेबी हुआ तो यहाँ के लोगों ने 1,08,000 ट्री सैम्पलिंग लगाए। तो ये शो करता है कि यहाँ के लोग कितने नेचुरल लवर हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉरिडोर। तो बायोलॉजिकल कॉरिडोर होता क्या है बेसिकली, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल कॉरिडोर 1999 में स्टेबलाइज किया गया था। भूटान ने ही सबसे पहले स्टेबलाइज किया था, इसके पहले और किसी कंट्री में है भी नहीं वर्ल्ड में। और इसके बाद बायोलॉजिकल कॉरिडोर होता है क्या, बायोलॉजिकल कॉरिडोर कनेक्ट वन नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया टू अदर नेशनल पार्क बाय प्रोवाइडिंग ग्रीन पाथ। तो मतलब क्या है कि एक नेशनल पार्क को दूसरे नेशनल पार्क से अटैच करना किसी ग्रीन पाथ या ग्रीन फॉर मतलब एक स्ट्रिप बना देंगे, एक रोड टाइप का। जैसे कॉरिडोर होता गया बेसिकली, रोडों में क्या करते हैं, 2 स्टेट को अटैच कर दिया या 2 सिटी को अटैच कर दिया किसी रोड के थ्रू, तो जस्ट लाइक अ कॉरिडोर एक ग्रीन कॉरिडोर होगा। अब देख लेते हैं इसको पिक की हेल्प से। अब यहाँ पे क्या है 9 नेशनल पार्क हैं। ये JDNP हो गया, WCP हो गया, JSWNP हो गया। ये जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है नेशनल पार्क हैं। जो ये डॉटेड लाइन है ये ह्यूमन सेटलमेंट है। अब जो ये स्ट्रिप दे रखी है ये है आपका बायोलॉजिकल कॉरिडोर। अब इसमें होता है क्या है कि यहाँ के जो एनिमल हैं JSWNP के, वो इस कॉरिडोर की हेल्प से बिना ह्यूमन को मतलब डिस्टर्ब किए हुए सीधे JDNP में पहुँच जाएंगे। और इससे क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती है और एनिमल को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और एनिमल एक प्लेस से दूसरे फॉरेस्ट में आराम से जा सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि जो एनिमल हैं उनको एक तो लार्ज एरिया मिल जाता है घूमने के लिए, रूट ब्रीडिंग इनकी अच्छी होती है, तो और क्लाइमेट चेंज को भी अडॉप्ट कर पाते हैं। वो कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, तो ये जो एरिया है वो है भूटान का साउथ मोस्ट एरिया, और ये वाला हाँ ये साउथ मोस्ट एरिया है और ये नॉर्थ मोस्ट एरिया है। तो नॉर्थ मोस्ट एरिया जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, साउथ वाला क्या लो एल्टीट्यूड पे। तो जब यहाँ से एनिमल यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, टेम्परेचर डाउन होगा ऊपर की तरफ, तो धीमे धीमे वो टेम्परेचर डाउन को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इस टाइप से वो क्या है कि क्लाइमेट को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है यहाँ पे, ये देखो जैसे JDNP में ये डॉटेड हैं, तो यहाँ पे क्या है कि नेशनल पार्क के मिड में ही मतलब ह्यूमन सेटलमेंट है। तो उससे होता है क्या कि ये जो लोग हैं ये मतलब एनिमल हंटिंग को भी रोकते हैं एक टाइप से। इस तरीके से ये नेचर को कंजर्व भी करते हैं और एनिमल को भी, यहाँ की स्पीसीज़ को भी मतलब कंजर्व करने में और इनकी ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं।
अब ये WWF का आर्टिकल है, वर्ल्ड वाइड फंड बायोलॉजिकल कॉरिडोर। इसमें जो भी 1999 में जो भी हेल्प की गई WWF ने की थी कॉरिडोर बनाने में। इसके अलावा इसमें मेंशन है भूटान कॉरिडोर रिप्रेजेंट अ बोल्ड एंड इनोवेटिव विजन unsuppressed by any other nation on the earth. Thus, Bhutan can rightly pointed pointed out as a world leader in attempting to use corridor as a most effective, reliable strategy to conserve meta population and of wide-ranging species, promote green flow of all species and allow species to adapt टू क्लाइमेट चेंज। तो इसमें यही मेंशन कर रहे हैं कि जो एक ये आइडिया भूटान ने दिया है बाकी अदर कंट्री को, वो ताकि वो भी अपने नेशनल पार्क को अटैच कर पाएँ और अपनी जो भी बायोडाइवर्सिटी है और जो भी वहाँ के स्पीसीज हैं उनको कंजर्व कर पाएँ, उनको मतलब उनकी ब्रीडिंग अच्छे से हो पाए और वो क्लाइमेट को अडेप्ट कर पाएँ। तो इसकी हेल्प से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को और रिच कर सकते हैं, बाकी कंट्री भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन भूटान एंड ग्रीन भूटान इनिशिएटिव। तो ये है क्या बेसिकली, ये आप जो पिक देख रहे हैं ये यहाँ के 4th किंग थे और अभी भी हैं ये। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, मैनी यंग माइंड एंड वॉलंटियर केम टुगेदर टू क्लीन एंड मेक इट ग्रीन भूटान। Clean Bhutan and Green Bhutan is an innovative initiative of government and it dedicated to celebrate the 60th birth anniversary of His Majesty the 4th Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuk, recognized as internationally as a champion of environment। अब इन्हें चैम्पियन ऑफ एनवायरनमेंट का अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने 3 डेकेड तक भूटान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको नेचर मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना के रखा और यहाँ के लोगों में एक मतलब नेचर के प्रति एक हैबिचुअल उनका ओरिएंटेशन क्रिएट किया। तो इस वजह से इनको चैम्पियंस ऑफ एनवायरनमेंट का अवार्ड मिला और इन्हीं की 60th एनिवर्सरी के लिए क्लीन भूटान ग्रीन भूटान जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है वो किया गया है। अब इसमें क्लीन भूटान है क्या, क्लीन भूटान वर्किंग टू अचीव जीरो वेस्ट भूटान बाई 2030। मतलब क्या है कि जो भी भूटान वेस्ट प्रोड्यूस करता है, किसी भी टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उसको जीरो वेस्ट में भूटान अचीव करना है 2030 में। ये द भूटान इसका आर्टिकल है। अब क्लीन भूटान ये इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। क्लीन भूटान टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग टाउन रिवर्स ट्रेल्स। अब क्लीन भूटान के अंदर क्या करना है कि हमें जो टाउन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रेल्स हैं, उनको क्लीन रखना है। अब रिवर्स को क्लीन करने का फ़ायदा क्या हो कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रो पावर प्लांट पे। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रिवर में मतलब डाल देंगे तो क्या होगा, हाइड्रो पावर मतलब वाटर फ्लो मतलब डिस्टर्ब होगा। वाटर फ्लो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट को प्रॉब्लम होगी। तो क्लीन भूटान एक टाइप से रिवर टाउन इनको क्लीन रखना है। ग्रीन भूटान एम टू प्लांट फ्लावर एंड ट्री इन एंड अराउंड द टाउन। मतलब सिटी के अंदर और सिटी के बाहर हमें फ्लावर और ट्री प्लांट करना है। तो ये ग्रीन भूटान क्लीन भूटान क्या है, एक टाइप से नेचर को कंजर्व करना ही है। भूटान गवर्नमेंट टारगेट टू जीरो वेस्ट भूटान आपको मैंने बता ही दिया है। क्लीन भूटान स्टेट्स जीरो वेस्ट ऑफ भूटान विल बी चेंज सिटीजन्स ओपिनियन कैसे चेंज होगा, जो लोकल एनजीओ हैं वो वहाँ पे लोगों को समझाएंगे तो ओपिनियन ऑब्वियस से चेंज होगा कि हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये होगा कैसे, एक्ट टू मिनिमाइज वेस्ट बाई प्रैक्टिसिंग 6 आवर्स। मतलब 6 आवर की हेल्प से हम लोगों को कन्वे करेंगे। अब वो 6 आवर क्या है, रीथिंक, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़, रिकवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीथिंक मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हम सोचेंगे कि क्या ये हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये अगर बहुत इसेंशियल है तो यूज करना है। तो फिर रिड्यूस मतलब हम कम से कम उस चीज़ को यूज करें जितने में हमारा काम हो जाए। रिसाइकिल, अब हमने यूज़ तो कर लिया तो उसको रिसाइकिल करना होगा। और रीयूज, अगर हमें यूज कर चुके हैं तो उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं अगर हम उसको यूज कर सकते हैं तो। अब हमने ये सब कर लिया तो अब रिकवर कैसे करना है। अब हमने सपोज बायोडाइवर्सिटी को कुछ नुकसान किया होगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉरेस्टिंग कर सकते हैं। जो पूरा ये क्लीन भूटान और ग्रीन भूटान इनिशिएटिव है इसकी हेल्प से हम रिकवर कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ये जो 6 आवर्स हैं इसको एक रिस्पॉन्सिबल रीजन की तरह लेना होगा। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ भूटान को ही ये 6 आवर फॉलो करनी चाहिए। हर एक सिटीज़न को, हर एक कंट्री के सिटीज़न को भी फॉलो करना चाहिए अपनी कंट्री को कंजर्व मतलब एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए।
ये एक ब्यूटीफुल मैसेज था जो एक पिक में मैंने देखा था। वी हैव इनहेरिटेड अ क्लीन एंड ग्रीन भूटान फ्रॉम आवर फोर फादर, लेट्स एक्ट रिस्पॉन्सिबली टू गिव द सेम गिफ्ट टू आवर चिल्ड्रन। तो हमको क्या है, जो हमारे पूर्वजों ने एक ग्रीन और क्लीन भूटान दिया है, वही गिफ्ट हम अपने बच्चों को दे पाएँ। तो इसके लिए हमें कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे। तो हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, प्लस हम अपने नेचर को भी कंजर्व करते हुए चलेंगे, ताकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी वो गिफ्ट दे पाएँ जो हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है कि ये भूटान ने ही सबसे पहले लॉन्च किया था, अडॉप्ट किया था। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, जो यहाँ के फोर्थ किंग जिनके बारे में हमने आपको पहले ही मेंशन किया है, इन्होंने 1972 में इसको अडॉप्ट किया था। और इसका विज़न क्या है, GNH इज़ अ होलिस्टिकल सस्टेनेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट which balance material and non-material value with conviction that human want to search for happiness। मतलब क्या है कि हमें अपने डेवलपमेंट को इस तरीके से बैलेंस करना है कि हमें मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच में बैलेंस बनाना है अपनी हैप्पीनेस के लिए। अब मैं यहाँ पे भूटान का मोटिव क्या है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, बट इस कॉस्ट पे नहीं करेंगे कि हम अपनी हैप्पीनेस को हैम्पर करें। तो GNS बेसिकली दोनों को बैलेंस करके चलता है, डेवलपमेंट और मतलब मटेरियलिस्ट और नॉन मटेरियलिस्ट चीज़ों को। हम सिर्फ ये GNS का मतलब मोटिव ये नहीं कि हम सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में ही डेवलप्ड हों। इनका मोटिव है कि हम मॉनिटरी टर्म्स में डेवलप्ड हों, प्लस हम पीस भी हो हमारी लाइफ में, हम हेल्दी भी हों। GDP की तरह, GDP में क्या होता है कि GDP में हम मॉनिटरी टर्म्स देखते हैं कि कोई बंदा कितना रिच है, हम उसकी मेंटल हेल्थ नहीं देखते कि वो कितना सेटिस्फाइड है या फिर कितना पीसफुल है, कितनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो हम नहीं देखते, सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में देखते हैं कितना डेवलप्ड हो गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ GNS टू अचीव बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल द फैक्ट ऑफ लाइफ दैट आर एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। तो इसमें क्या है कि हमें जो भी लाइफ में की इसेंस लाइफ के लिए जो इसेंशियल है उसके लिए हम डेवलपमेंट करेंगे, बट नेचर को साथ में लेते हुए। और ये एक आर्टिकल है द गार्डियन का, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इन भूटान, द बिग आइडिया फ्रॉम अ टिनी स्टेट। एक छोटी सी कंट्री के द्वारा एक बिग आइडिया दैट कुड चेंज द वर्ल्ड। अब बहुत सी कंट्री GDP और GNP की जगह पे GNS को फॉलो करने की सोच रही हैं, क्योंकि GDP और GNP टोटली फोकस्ड होते हैं मॉनिटरी टर्म्स में कि कोई बंदा कितना रिच है, किसी कंट्री की कैपिटल इनकम कितनी है। वो ये नहीं देखते कि वहाँ के लोग कितने हैप्पी हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं। तो बहुत सी कंट्री GNS को अपने एडॉप्ट करने की सोच रही हैं। भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स गिव द नेचुरल वर्ल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन पॉलिसी मेकिंग। मतलब वो भी जो भी डेवलपमेंट करेंगे उनकी सेंट्रल प्लेस पे फोकस्ड क्या होगा कि नेचर को कैसे बचाना है, नेचर को बचाते हुए हम अपनी पॉलिसी, डेवलपमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का सोचना है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 भूटान वाज रैंक्ड अबव इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। मतलब हमसे ज़्यादा खुश हैं वहाँ के लोग। भूटान गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रायोरिटी, वहाँ की गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपने देख लिया कि कितनी अच्छी प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पे। द गवर्नमेंट आल्सो सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ LED एंड इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोअर रेट्स। देखो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या LED लाइट को सब्सिडाइज़ किया है तथा और क्या किया है कि इलेक्ट्रिक पब्लिक व्हीकल हैं उनको प्रमोट करने के लिए लोअर रेट में लोगों को मिल पाएँ, इसके लिए सब्सिडाइज किया है, सब्सिडीज़ दी हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकिंग अ स्टेप टू प्रोवाइड रूरल फैमिली विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे हैं कि ताकि वो लोग वुड को बर्न ना करें, फॉरेस्ट को कट ना करें, कुकिंग मतलब फूडिंग के लिए। एंड गवर्नमेंट आल्सो डिसाइडेड टू गो पेपरलेस सोन। तो यहाँ पे क्या है, पेपरलेस मतलब अगर पेड़ नहीं काटें, पेपर यूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कम पेड़ कटेंगे। तो इस टाइप से हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से बचा पाएंगे। एंड एक और भी है, मेक द कंट्री एग्रीकल्चर 100% ऑर्गेनिक। अब 100% ऑर्गेनिक का मतलब पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ की जो छोटी सी फर्टाइल लैंड है वो लॉन्ग टाइम में हम अच्छे से उसमें जनरेट कर सकते हैं और इससे इरोजन और डिग्रेडेशन नहीं होगा लैंड का। द गवर्नमेंट आल्सो टीम्ड अप विद निसान। अब निसान के साथ इन्हें टाई अप कर किया है और कई सारी इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइड की हैं सिटीजन्स को। उससे क्या होगा कि लोग जो पेट्रोल डीजल वाली कारें हैं उसके लिए उसको डिस्करेज करेंगे और प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो इस वीडियो से हमने देखा कि यहाँ की जो पर्सन है, जो नेचर भूटानीज लोग हैं, वो भी काफ़ी नेचर के प्रति अच्छा उनका इंक्लिनेशन है और यहाँ की गवर्नमेंट भी नेचर के प्रति काफ़ी इंक्लाइंड हो, प्रो एनवायरनमेंट है। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।